के 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी इतनी आसान नहीं थी, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज, दादा, परदादा या हमारी जो पुस्तकें हैं वो हमें बताती हैं कि कितने लोगों ने अपना जीवन दिया, कितनी माँओं बहनों ने अपने पति को, बेटे को खोया है और तब जाकर हमें आज़ादी मिली है। ऐसा नहीं है कि गुलामी से पहले हम आज़ाद नहीं थे, लेकिन हम ऐसे ही आज़ाद थे जैसे 1947 के बाद हुए, यानी कि बिना किसी नियम के, कानून के, जिसके मन में जो आया वो किया। और इस देश को राजाओं ने कई राज्यों में बांट लिया, कई सियासतों में बांट दिया। तो सबसे पहला काम इस देश को एक करने का जो किया वो किया सरदार पटेल ने, जिसने अखंड भारत का काम किया। इससे पहले ये प्रयास आप सभी जानते हैं आचार्य चाणक्य ने किया था, सम्राट विक्रमादित्य और अशोक तक के जर्नी में। उसके बाद करीबन 2.5 साल लगे देश को विधि विधान, नियम, संविधान देने के लिए। और जो इसकी कमेटी थी वो कमेटी एक इंटेलेक्चुअल्स की कमेटी थी। आप सोच भी नहीं सकते कि जो देश के कानून थे, नियम थे, उनको वो कंठस्थ याद थे, उनके दिमाग में, दिल में वे बसे हुए थे। इसकी एक छोटी सी घटना है कि जब संविधान के सारे नॉर्म्स के पेपर्स कंपाइल करने लगे तो एक पेपर जो मिसिंग पाया तो सभी के छक्के छूट गए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप पेपर और पेन लेकर बैठिए, मैं बोल देता हूँ। इसका मतलब उनको कंठस्थ याद थे। ऐसे महापुरुष इस देश के संविधान बनाने में सम्मिलित हुए। उसके बाद क्योंकि 1930 से पूर्ण स्वराज हम मना रहे थे 26 जनवरी के दिन, तो 26 जनवरी 1950 को देश को गणतंत्र का दर्जा दिया गया और हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन से लागू हुआ, लॉन्च हुआ। और इसका जो भार था वो हमने राष्ट्रपति को दिया। यानी आज़ादी का जो दिवस था उस दिन देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उसको हम फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं, क्योंकि गुलामी की कीचड़ से हमारा फ्लैग उभर कर आसमान की तरफ, बुलंदियों की तरफ जाता है और फिर वो फहराता है। जबकि रिपब्लिक डे के दिन, क्योंकि हम ऑलरेडी आज़ाद हैं, तो हम ऊपर से ही झंडे को फहराते हैं, उसको कहते हैं अनफर। ऐसा किया जाता है और ये कार्य रिपब्लिक डे को राष्ट्रपति करते हैं। आप सभी इस बारे में जानते हैं। बच्चों ने कहा कि जहाँ राइट्स की बात होती है वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा राइट सड़क पर ड्राइविंग करने का, ड्राइविंग लाइसेंस लेके, तो उसके नियम को फॉलो करने का भी है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो किसी भी फ्रीडम के साथ हमेशा नियम जरूरी हैं, तभी आप उस फ्रीडम को लंबे समय तक ले जा सकते हैं। अन्यथा दोबारा देश छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे और ये देश दोबारा फिर गुलाम हो सकता है। इसका जो भार है आज के देश में, वो ज़्यादा जो मैं कहता हूँ वो अध्यापकों के और विद्यार्थियों के हाथ में है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का बीड़ा उठाया है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ चीज़ें हैं जो इस वर्ष में बदली है रिपब्लिक डे के बारे में। उसमें जो खास है वो आप समझ लें कि पहले गणतंत्र दिवस 24 तारीख से मनाया जाता था, उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर बीटिंग द रिट्रीट होता था राष्ट्रपति की अध्यक्षता में। अब इसमें एक दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी अब रिपब्लिक डे 23 जनवरी से मनाया जाएगा, क्योंकि आपने इस बार भी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी उस दिन को पराक्रम दिवस के नाम पर मनाया है। तो अगले साल से आप रिपब्लिक डे को 23 जनवरी से मनाना शुरू करेंगे। ये एक नई बात है और हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को अगर इस प्रकार सम्मान दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे लिए भी रास्ते खुल गए। अगर हम देश के लिए काम करेंगे तो हो सकता है जो अगली जनरेशन आए वो हमें भी इसी प्रकार याद रखे। हमारे लिए ये प्रेरणा का विषय है। जहाँ तक विद्यालय, विद्यार्थी और विद्या का दान देने वाले अध्यापक हैं, उनके लिए है वो ये समझ लें
कि हमारे पुराने समय से ही ये बात कही जाती है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी शिक्षा या अध्यापक का जो रोल है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। अंधकार कहीं बाहर नहीं होता, अंधकार अगर कहीं है तो आदमी के दिमाग में है, उसके अंदर है। अगर गुलामी या आज़ादी कहीं है तो वो कहीं बाहर नहीं है, वो आदमी के मन के अंदर है। अभी तक हमारी गुलामी निकली नहीं है। जब कोई हम बाहर की चीज़ देखते हैं जो ज़्यादा ग्लिटरिंग है, जो ज़्यादा शाइन करती है, तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और अपने देश की सभ्यता को हम तुच्छ समझ लेते हैं। भारत देश पहले भी जगत गुरु था और आज भी प्रयास कर रहा है दोबारा जगत गुरु की भूमिका में आने के लिए। भारत को पहले भी सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी जो विद्यार्थी मैं देखता हूँ इस देश के, वो सोने की चिड़िया से कम नहीं है। वो अपने आप में गोल्ड हैं, डायमंड हैं और टैलेंटेड हैं और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। अगर आप बात करते हैं अमेरिका जैसे देश की, तो उसमें 35% आज भी नासा में आप साइंटिस्ट देख लें, आप डॉक्टर्स देख लें या कंप्यूटर प्रोफेशनल देख लें, वो हिंदुस्तान के ही हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है वो अपने आप में अलग है और उसे अलग जो बनाते हैं वो आज के जो युवा हैं या जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर कभी भी समाज में परिवर्तन आया है तो वो आप नोट कर लें, जब मैं आचार्य चाणक्य की बात कर रहा हूं, वो या तो अध्यापक लाएगा या कोई पढ़ा लिखा मनुष्य लाएगा। इसीलिए आपके कंधों पर बोझ ज्यादा है। आप इस देश में, इस दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसके बारे में सोचना होगा, प्रयास करना होगा, छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है। तो जब हम एक्सचेंज प्रोग्राम करते थे तो हम ये देखते थे कि सारी दुनिया हमारा एक परिवार है और हम सब ग्लोबल सिटीजन्स हैं और हमें सभी के जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसका सम्मान करना है। अगर आप भारत को ही देखते हैं, भारत के अंदर 454 लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कहा गया है कि आप हर भाषा का प्रयोग करें और हर रीजन के जो कंटेक्स्ट हैं उनको यूज करके क्लास में पढ़ाएं। इसका मतलब आप सभी चीजों का सम्मान करें। इस देश में अगर 29 राज्यों में आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह की पोशाक, खान पान, सब कुछ अलग मिलेगा और हमें सभी का सम्मान करना है, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ हिस्ट्री से, उनके कल्चर से कुछ अच्छी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको हमने अपनाना है। इस देश का जो स्कूल का नंबर है, नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े हैं। ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट ये रिपब्लिक कंट्री है और लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स हैं और थर्ड लार्जेस्ट इंडिया एजुकेशन सेक्टर है। इसका मतलब जो दारमदार है वो सबसे ज्यादा किस पर है? हिंदुस्तान पर है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा स्कूल हैं और सबसे ज्यादा अगर आप देखें यूथ जो है वो इंडिया में ही है। जब बात होती है एशिया की तो कहते हैं हिंदुस्तान और चाइना आपस में बहुत बड़े कंपटीटर हैं, लेकिन अगर आप पूछें फ्यूचर किसका है तो फ्यूचर इंडिया का है। क्यों? क्योंकि चाइना में लोग बूढ़े ज्यादा हैं और हिंदुस्तान में 65% के आसपास लोग जवान हैं, यानी 35 की उम्र से कम हैं। तो जो यंग है उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर ब्रेन है, कुछ करने की हिम्मत, क्षमता है उसके अंदर, और वो कुछ करेगा तो अपने आप ही देश ऊपर जाएगा और हम किसी भी देश को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन जब भी हम काम करते हैं हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट का ध्यान रखना है। इसकी बात हम बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम गुलाम हुए तो हमने गुलामी इसलिए एक्सेप्ट की कि हमने सस्टेनेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा। जो हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने हमें दिया, हमने उस चीज को बढ़ाकर आगे नहीं दिया, उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, उसको रेलिश करना शुरू कर दिया, उनके सेक्रीफाइस को हमने भुला दिया। इसलिए हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, 26 जनवरी भी मनाते हैं कि उस सेक्रीफाइस को हम कभी ना भूलें। उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिए हम उसे कभी ना भूलें और उस बलिदान को ध्यान रखते हुए जो हमें मिला है उसे कुछ ना कुछ बढ़ाकर इस समाज को दें। अगर हमारे दादा परदादा ये कहते हैं कि हमारे समय में तो बड़ी फ्रेश हवा मिलती थी, तो क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन उससे बेटर हवा में सांस ले पाए?
क्या जो रहने की जगह, खान पान उन्होंने हमें दिया था या स्वास्थ्य दिया था, हम उससे बेटर दूसरों को देकर जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन को देकर जाएंगे? इस देश में कुछ आदमी ओवर हैं और कुछ के पास लोअर कह सकते हैं आप, कुछ नहीं है। अगर हम सभी प्रण कर लें कि हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, डेली हम एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे और अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल करेंगे, सेट करेंगे और अपने खान पान पर भी कंट्रोल करेंगे, तो हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो मेडिकल फील्ड में हमारी जैसी क्लास करती है उसको हम कर्व कर सकते हैं। और ये सारा पैसा कहाँ काम आ सकता है? उनके काम आ सकता है जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, जिनको इसकी जरूरत है, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज का पता भी नहीं है। तो ऐसे अगर काम हम करने लगे जिसमें हिंग लगना, फिटकरी और रंग चोखा हो, तो हम इस देश में परिवर्तन ला सकते हैं। हम कसम खा लें कि हम अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएंगे, तो आपको परिवर्तन स्वयं दिखना शुरू हो जाएगा। प्रिय मित्रों, हम 3 प्रकार की माँ का जिक्र करते हैं। एक माँ जिसने हमें जन्म दिया, उसको आप बड़ी आसानी से खुश कर सकते हो। आप घर जाते हैं, अपनी माँ को हक कर लें, विश कर दें, पैर छू लें, वो इतने में खुश हो जाएगी। और कहा भी है, अभिवादनशीलस्य नित्यवर्धोपसेविने, यानी जो अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो अपने आप ही उनके आयु, विद्या और बल, यश सब बढ़ जाते हैं। कितना आसान है। दूसरी माँ है जननी, भारत माता। और कहा भी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी हम अगर भारत में हमने जन्म लिया है तो हम इसे स्वर्ग से भी सुंदर मानकर इसके लिए काम करें। और अगर हमें नहीं लगता है स्वर्ग है, तो इसे स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। यहाँ इतनी हम फैसिलिटीज डेवलप कर दें। और स्वर्ग तभी बनेगा जब वो मेरे लिए नहीं, सभी के लिए हो। तो हमें सभी के लिए काम करना पड़ेगा, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। और तीसरी जो माँ है वो प्रकृति माँ है, जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। मैंने आपको फार्मूला बता दिया। आगे मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो अगला कंसेप्ट है वो आप सभी जानते हैं, वो हेल्थ। अगर आपकी सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। पहला सुख निरोगी काया। तो आप ये देखिए कि मैं जो खा रहा हूँ, मुझे लगता है कि हम सब अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं। हम उसे कर्व कर सकते हैं, और जो हम छोड़ते हैं वो दूसरे के काम आ सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो थे। जब देश आज़ाद हुआ, आप सोच भी नहीं सकते, देश बहुत गरीब था, खाने के लिए अन्न नहीं था, तो हमारे पास अमेरिका से अन्न आता था। और पाकिस्तान से जब हमारी लड़ाई हुई तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कहा कि इनको जो आपने कैदी बनाए हैं सैनिक, उनको आप छोड़ दें। और उस पर लाल बहादुर शास्त्री एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो घुस चुके थे पाकिस्तान के अंदर। तब उन्होंने कहा कि जो आपके गेहूं हैं, इसकी सप्लाई हम बंद कर देंगे। तो शास्त्री जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने घर में, जहां वो ऑफिशियल रेजिडेंस पर रहते थे, यहाँ भी खेती करूंगा और मंडे को सभी उपवास करेंगे। और उन्होंने ये बात कही, पूरे देश ने उनकी बात को माना और एक दिन का भोजन छोड़ दिया। उनके भोजन छोड़ने से पूरे देश में जो गरीब थे, भूखे थे, उनको भी भोजन मिल गया। तो जब प्रधानमंत्री के कहने पर ऐसा हो सकता है, तो अध्यापक के कहने से भी ऐसा हो सकता है, उसके बच्चे भी ये कर सकते हैं। यानी हम अपने खाने को कंट्रोल करके पूरे देश को फीड कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होगा, यानी सारे काम अच्छे लगेंगे। और जब हेल्थ की बात करते हैं, अपने आप हैप्पीनेस भी आती है, खुशी भी आती है। खुशी क्या है? जब आप कोई भी काम करते हैं और आपको दिल से लगता है, हाँ, ये तो मैंने अच्छा किया। आपको मैं फार्मूला बताता हूँ। आपके पास, आपने देखा कि मेरी कबर्ड में जो कपड़े हैं, पिछले 2 साल से मैंने पहने नहीं हैं। अगर आपने 2 साल में कपड़े नहीं पहने या कोई सामान यूज नहीं किया, इसका मतलब आपके वो यूज का नहीं है। और जो आपके यूज का नहीं है, आप उसे किसी को, नीडी को, जिसको जरूरत, देकर देखिए, आपको अपने आप ही अंदर से खुशी महसूस होगी। इसका मतलब सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब आप देते हैं, ना कि जब आप लेते हैं। और आप ऐसे भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मांगने तो मैं सिर्फ तेरे ही दर पर आऊं और बाकी सभी को दूं। यही हम प्रार्थना करते हैं, और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी भी होती है। सचिन तेंदुलकर, एक भी दिन उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि वो
क्रिकेट खेलते थे और वो क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस बात से आप ये समझ सकते हैं, व्हेन यू डू द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस यू नीड नॉट वर्क इवन ए सिंगल डे। तो आप इस बात से समझ लें कि आप ऐसा काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो, उस काम में आपको कभी भी थकावट नहीं होगी। उस काम में आप काम कर ही नहीं रहे और वो काम आप 100% दूसरे से अच्छा करेंगे। और एक अध्यापक का रोल भी यही है, जब बच्चा उसकी क्लास में आता है तो उसका सबसे पहला काम है कि इस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है उसको मैंने आइडेंटिफाई करना है। हर बच्चा जो इस दुनिया में इस पृथ्वी पर आया है उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। अगर हम उस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, उसके ऊपर काम करें, तो बच्चा अपने आप में एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ही है और किसी में नहीं है। अगर इस बात का हम ध्यान रखें तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस धीरे धीरे हमारी तरफ आएगी। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, आप खुश रहें, अपनी चॉइस का काम करें, देश के बारे में सोचें और उन सेनानियों को, उन सैनिकों को, उन लोगों को जिन्होंने देश पर अपने प्राण कुर्बान कर दिए, उनको हमेशा मन में रखें कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया है। जब एक सैनिक बॉर्डर पर इतनी ठंड में, जहां माइनस में टेम्परेचर होता है, खड़ा होकर इस देश की बाउंड्रीज की सुरक्षा करता है, तभी आप रात को रजाई में घुसकर सो पाते हैं आराम से। अदरवाइज आप सो भी नहीं सकते। आप एक कमरा बना लें और उसके चारों तरफ बाउंड्री ना करें, घर के चारों तरफ, और आप सो के बता दें मैं आपको मान जाऊंगा। तो आप कैसे सो सकते हैं जब देश की बाउंड्री सेफ नहीं है। तो उन सैनिकों का जो सेक्रीफाइस हो, आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और वो जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, उन सभी को हम सैल्यूट करें, उन्हें नमन करें। इसीलिए साल में हम 3 नेशनल डे मनाते हैं। तो इस रिपब्लिक डे पर भी हम आप सभी को शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। आप अपनी ड्यूटीज़ के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने राइट्स के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद रखें, और जो भी एक काम विद्यार्थी का है या अध्यापक का है उसको अपने मन से पूर्ण करें, ऊपरी मन से नहीं, मन से पूर्ण करें। यही मेरी आशा है और मैं विश्वास करता हूं कि विवेकानंद की कोट आप अपने जीवन में उतारेंगे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द एम इज अचीव्ड। अपना एक एम, एक टारगेट अपने सामने रखेंगे और तब तक आप सोएंगे नहीं जब तक आप उसको पूर्ण ना कर लें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।